Hello students, and once again a warm welcome to all of you in the second part of the video lecture. So previous lecture में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था. फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेंगे. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड. सेकेंड हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड, जिसमें हमने दो डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया. फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड अमॉर्फस सॉलिड, राइट. इसके अलावा हमने दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था. From that, the first one was an isotropy and second one was isotropic. Last हमने डिस्कशन किया था isomorphism and polymorphism के बारे में. Now in this video lecture, we'll be completing with two topics. From that, first classification of crystalline solid and second will be completing with crystal structure. Let's have a discussion about the first topic, which is classification of crystalline solid. Right now, crystalline solids are further categorized into four different types. The first, which is ionic solid, second, covalent solid or network solid, third, molecular solid, and last, which is metallic solid. So let's have a detailed discussion about each and every crystalline solid. So we'll begin with the first, which is ionic solid. अगर आप नेमिंग के हिसाब से देखोगे तो आयोनिक सॉलिड कुछ ऐसे सॉलिड्स होता है जिसके अंदर आयंस एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस्तेमाल किया जाता है. नाउ जब हम आयंस के बारे में बात करते हैं, सो एवरीवन नोज दैट आयंस आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज कैटायंस, एंड सेकेंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज एनायंस. जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आपस में इंटरैक्शन करते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, विच इज एन आयोनिक बॉन्ड. जिस किसी भी सॉलिड में आयोनिक बॉन्ड का प्रेजेंस होता है उस सॉलिड को हम बोलते हैं आयोनिक सॉलिड, राइट. Now, the definition says that the crystalline solid which are formed by positively charged and negatively charged particles are called ionic solid. अब इस ionic solid के अंदर जो positively charged particles होते हैं, which means cations, are smaller in size, whereas negatively charged particles जो होते हैं, they are bigger in size as compared to the cations, right? Now, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके आयोनिक सॉलिड के अंदर इस तरीके से अरेंज होते हैं जिसके कारण अपोजिट चार्जेस आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड करते हैं. नाउ इन दिस आयोनिक सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पे दो अलग अलग तरीके के फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं. द फर्स्ट विच इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकेंड दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे होता है जहां पे आपके अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन वहां पे होता है जहां पे आपके सेम चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव. आयोनिक बॉन्ड के अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल. बिकॉज ऑफ दिस आयोनिक सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं एंड दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो वी हैव सम एग्जांपल, फर्स्ट विच इज NaCl, सेकंड दैट इज KCl. सो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. सॉल्ट्स जितने भी आपके सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आयोनिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं. नाउ अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद अ डायग्राम. जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक सोडियम आइटम है, दूसरा क्लोरीन आइटम है. सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है Cl के पास, जिसकी वजह से वहाँ पे एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है और उसी अट्रैक्शन को आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, राइट. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एन आयोनिक सॉलिड लुक्स लाइक. नाउ एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, अगर आपने आयोनिक सॉलिड के ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई किया, राइट, अगर आपने आयोनिक सॉलिड के ऊपर एक एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई किया, सो आयोनिक सॉलिड के ऊपर उसका असर क्या होगा. सो आयोनिक सॉलिड के ऊपर जब हम एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए थे वो अब क्या हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे. जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, वो सारे लेयर्स क्या हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं, और जिसके कारण आपका आयोनिक क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो सकता है या फिर आपका स्ट्रक्चर फ्रैक्चर भी हो सकता है. मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट कैटेगरी विच इज कोवैलेंट सॉलिड, राइट. नाउ एक ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर एटम्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. जब आप दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में इंटरैक्शन कराते हो तो हर एक एटम्स अपने पास से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से हर दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, विच इज एग्जैक्टली अ कोवैलेंट बॉन्ड. अब जिस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड का प्रेजेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट सॉलिड, राइट. द डेफिनेशन सेज दैट crystal solid in which the constituent particles are linked together by a covalent bond are called covalent solid.
अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, कोवैलेंट बॉन्ड। सो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कोवैलेंट सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज नथिंग बट एटम्स, राइट। अब जहाँ पे बात आती है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन विद द आयोनिक सॉलिड, तो जिसकी वजह से कोवैलेंट सॉलिड आपके बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उतना मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितने ज़्यादा वीक होंगे उतना मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। तो कोवैलेंट सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मोबाइल एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोवैलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस हैव सम एग्जांपल। जैसा आप देख पा रहे हो डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड। मैंने यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल पिक्चर भी मैंने यहाँ पे डाली हुई है जिसको देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा हाउ एग्जैक्टली अ कोवैलेंट सॉलिड लुक्स लाइक। सी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके हर एक एटम्स दूसरे एटम से एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है जिसे हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे बहुत सारे एटम्स आपके बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं जिसे हम लोग बोलेंगे एक नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से आप कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। नाउ प्रीवियसली हमने आयोनिक सॉलिड के बारे में डिस्कस किया जिसमें आयंस वर प्रेजेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने कोवैलेंट सॉलिड के बारे में डिस्कस किया इन विच एटम्स वर प्रेजेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब जब आप मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हो तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, इस सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे दे आर मॉलिक्यूलर सॉलिड। द डेफिनेशन सेज दैट द क्रिस्टल सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, आपने इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस के अंदर। देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन। फर्स्ट डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, सेकंड आयन डायपोल इंटरैक्शन, थर्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन एंड लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट हो जाएगा एंड माइट बी पॉसिबल आपको थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहेगा तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उस वीडियो में जाके आप डिटेल में स्टडी कर लीजिए। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच द फर्स्ट वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड and the third one which is hydrogen bonded molecular solid। जब आप पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात करते हो यहाँ पे आपके पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरैक्शन प्रेजेंट होता है विच इज अ वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ यहाँ पे इंटरैक्शंस याद रखना है। सो देयर इज डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एन HCl। वी हैव 2 molecules of HCl। H carries a partial positive charge, Cl carries a partial negative charge. Again the another molecule H is going to carry a partial positive, Cl is going to carry a partial negative. अब जब ये दोनों molecules आपस में interaction करते हैं तो दोनों के बीच में एक force create होगा, that is dipole dipole interaction. Very simple. Second type is non-polar molecular solid. Now in this molecular solid there is a type of a interaction which is weak dispersion or it can be called as a London force. Say for example Cl2 which is non-polar, which doesn't carries any charges. And the third one which is hydrogen bonded molecular solid in which there is a type of a interaction which is intermolecular hydrogen bond. A very strongest bond as compared to the rest of the different types of a bond. Here we have an example of a water molecule, we have an example of a ammonia. And the last type of crystalline solid which is a metallic solid, right? Now, what is exactly a metallic solid? जिस किसी भी crystalline solid के अंदर constituent particles को metallic bond के साथ hold किया जाता है, such kind of a solids are exactly called as metallic solids, right? The definition says that the crystal solid in which the constituent particles are held together by very important word metallic bond are called metallic solids, right? Now
बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा, सर हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, सर हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया, सर हमने यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, बट व्हाट इज एग्जैक्टली अ मेटालिक बॉन्ड? तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डायग्राम। आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम फ्लैश हो रहा है जिसमें आप दो अलग अलग स्पीयर्स देख पा रहे हो। पहला स्पीयर जो है आपका थोड़ा बड़े साइज में है, जिसे हम कंसिडर करेंगे मेटल्स। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़े वाले स्पीयर में आप जो देख पा रहे हो, दिस आर नथिंग बट योर मेटल्स, एंड इमीडिएटली उसके बाजू में जो आप देख पा रहे हो ब्लू कलर के स्पीयर में, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक बॉन्ड के बारे में बात चल रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके मेटल्स ही इस बॉन्ड के फॉर्मेशन करेंगे। नाउ मेटल्स के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी मेटल्स आप देख पा रहे हो, ये सारे मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से उनके पास एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सपोज मान लेते हैं ये मेटल है, इसने क्या किया, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, जिसके चलते उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। सिमिलरली इस मेटल ने क्या किया, अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिया और इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये है उसका इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली उसके बाजू वाले ने भी सेम चीज़ की हुई है, इसने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है एंड दिस मेटल कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, और ये चीज़ें आपके थ्रू आउट द सिस्टम आपका चालू रहेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, वेयर इज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। पॉइंट समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेटल के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली मेटल्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, मेटल्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। अब दोनों अपोजिट चार्जेस होने की वजह से इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स क्या होगा, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। आई रिपीट, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से एक बॉन्ड बनता है विच इज कॉल्ड एज अ मेटालिक बॉन्ड। से डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉन मेटालिक आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड्स, राइट। जब आप इस मेटालिक बॉन्ड के बारे में बात करते हो, मेटालिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एज कंपेयर टू द आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू द आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड। Now let's move on to some of the properties of metallic solid जिसके बारे में आपने already 10th standard में discuss किया होगा। The first property says that metals are malleable, which means that on hammering it can be converted into thin sheets. The second property is about metals are ductile, which again says that on hammering it converts into thin wire. And the third property, which is about metals are good conductor of heat and electricity. Now this is really very important. मैं यहाँ पे इस पॉइंट को elaborate करना चाहूंगा, metals यहाँ पे exact electricity conduct कैसे करती है। तो अगेन मैं आपको डायग्राम के ऊपर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में, दिस इज गोइंग टू बी अ मेटल एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के पास कौन से चार्ज आ गए स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव चार्ज आ गए। इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन से चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। मेटल्स ने क्या किया हुआ है, मेटल्स ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हुआ है, दैट मीन्स डोनेट किया हुआ है, जिसके चलते इस मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सेम क्राइटेरिया हर एक मेटल करेगा। हर एक मेटल्स ने क्या किया हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के बाद वो एक जगह पे कभी नहीं रुकते हैं, वो हमेशा मूविंग कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली फ्लो करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे फ्लो होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो दैट्स द रीजन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ है, सोडियम, फेरस, कॉपर एंड सो ऑन। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इस टॉपिक के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये टॉपिक और इसके आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सीरियसली आपको इमेजिनेशन पावर थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये टॉपिक्स आपके इमेजिनेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप इमेजिन करोगे उतने वो टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे। जब मैं आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में वो 3 डायमेंशनल इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए, राइट। सो बैक टू द पवेलियन, व्हाट इज एग्जैक्टली अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को
जब आप प्रॉपरली 3 डायमेंशनल वे में अरेंज करते हो, राइट? अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? दिस माइट बी एन एटम, दिस माइट बी अ मॉलिक्यूल्स, दिस माइट बी आयन और समथिंग एल्स, राइट? तो जब आप इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को प्रॉपरली 3 डायमेंशनल वे में अरेंज करते हो, अरेंज करने के बाद जो रिजल्टेंट आपका स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज एग्जैक्टली अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देके बताना चाहूंगा, क्यूबिक्स क्यूब, राइट? जो आप सोच रहे हो करेक्ट है। लेक्चर्स के बीच में आप जो हाथों में लेके घुमाते रहते हो, एग्जैक्टली मैं उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, क्यूबिक्स क्यूब, राइट? दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक 3 डायमेंशनल क्यूब होता है जिसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, राइट? नाउ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपके दो चीज़ों से बनती है। द फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लटाइस, and second which is again important, that is basis. So let's have a quick discussion what is exactly a lattice and what is exactly a basis. ये दो चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए होती है, जिसके लिए हमें एक ज़मीन और आपके कुछ ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, राइट? सो lattice is nothing but the geometrical arrangement of a point in a 3 dimensional periodic array is called lattice. कुछ पॉइंट्स को जब आप 3 डायमेंशनल वे में अरेंज करते हो, उसी चीज़ को आप लोग क्या बोलोगे? लटाइस। वेरएज बेसिस आर नथिंग बट उसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब आप उस पॉइंट्स के ऊपर प्लेस करते हो, जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को उस पॉइंट के ऊपर प्लेस करते हो, तो दैट विल बी अ बेसिस, राइट? प्रीवियसली मैंने आपको बताया था लटाइस और बेसिस को जब आप एक साथ कंबाइन करते हो तब जाके आपका बनता है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ प्रॉपर डायग्राम। सपोज कंसिडर करते हैं ये डायग्राम आपका होगा लटाइस, जिसमें आपके पास पॉइंट्स आप देख पा रहे हो जिसे मैंने प्रॉपरली ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल वे में अरेंज किया हुआ है। नाउ अगेन विल बी हैविंग अ बेसिस, जैसे आप यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देख पा रहे हो, एक ऑरेंज कलर में है और एक आपका ग्रीन कलर में है, राइट? अब ये दोनों पार्टिकल्स आपके बेसिस की तरह काम करेंगे। जब आप ये दोनों चीज़ों को मर्ज करते हो तो आपका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड दिस इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहेंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लैरिफाई करके मिल जाएंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।